चैप्टर नंबर 4 ऑफ मैक्रो इकोनॉमी फॉर क्लास 12। तो इस पुरानी वीडियो में हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक मेथड डिस्कस किया था। आज की वीडियो में सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये क्या है कि जब किसी एक गुड का प्राइस जो है हम दो बार किसी एक गुड की वैल्यू को हम दो बार इंक्लूड कर लेते हैं नेशनल इनकम में, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, in measuring the national income, the value of only final goods and services is to be included. However, the problem of double counting arises when value of intermediate good is included along with the value of final. ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि हम जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट को उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंटरमीडिएट कोर्स को भी जब नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज यहाँ पे फार्मर है जिसने 50 केजी व्हीट का प्रोडक्शन किया 500 रुपीज का, और उसने इस 500 रुपीज में किसको बेच दिया, व्हीट को फ्लोर मिलर को। तो फ्लोर मिलर के लिए व्हीट क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, बट फार्मर के लिए व्हीट क्या है, ये फाइनल गुड है। अब सेकंड स्टेज देखो, जब 500 रुपीज का मिलर ने व्हीट परचेज किया और उसको फ्लोर में कन्वर्ट करके इसको सेल कर दिया 700 रुपीज में, किसको, बेकर को। तो नाउ फ्लोर ऑफ 700 इज अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर द मिलर। ठीक है, उसने व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया और फ्लोर क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट होगा किसके लिए, मिलर के लिए, और उसने 700 रुपीज का सेल कर दिया किसको, बेकर को। अब बेकर के लिए क्या है, फ्लोर फॉर इंटरमीडिएट गुड है। उसने क्या किया, फ्लोर से ब्रेड बनाया और 1000 रुपीज में फाइनल कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो बेकर के लिए ब्रेड क्या है, फाइनल गुड, और फ्लोर क्या है, इंटरमीडिएट गुड। तो अगर हम देखें, इट मींस टोटल वैल्यू, इसमें वैल्यू का एडिशन कितना हुआ है, टोटल। सबसे पहले फार्मर ने व्हीट कितने का सेल आउट किया, 500 रुपीज का, इट मींस उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट कितने का, वो 500 रुपीज का। फ्लोर मिलर ने व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया और 700 रुपीज का बेकर को सेल किया, तो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट कितने का हुआ, 700 रुपीज का। नाउ बेकर ने 1000 रुपीज का ब्रेड बना के मार्केट में सेल किया, कि उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट हुआ 1000। तो हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2200। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2200 रुपीज के गुड्स बनाए, राइट। फाइनल जो आउटपुट बनाया है 2200 रुपीज का बनाया, बट क्या एक्चुअली में ऐसा है, नहीं, दिस इज अ रॉन्ग। ये है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, बिकॉज क्योंकि देखो नेक्स्ट स्लाइड में, जस्ट अ मिनट, देखो, द वैल्यू ऑफ व्हीट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फ्लोर, राइट। जब 700 रुपीज का फ्लोर बेचा है मिलर ने किसको, बेकर को, तो उसके अंदर 500 का व्हीट ऑलरेडी इंक्लूड है। ओके, नाउ देखो, द वैल्यू ऑफ द फ्लोर इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ ब्रेड। अब जब ब्रेड 1000 रुपीज का सेल आउट किया है तो उसके अंदर व्हीट एंड फ्लोर दोनों की वैल्यू ऐड है। एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ व्हीट एंड फ्लोर आर काउंटेड मोर देन वंस। दो बार हमने व्हीट और फ्लोर को इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि 1000 रुपीज का फाइनल प्रोडक्ट हुआ, उसके अंदर ऑलरेडी व्हीट भी है 500 रुपीज का, और 700 रुपीज का जो फ्लोर जो बेचा था वो भी इंक्लूड है। ओके, तो फाइनल जो देखा जाए, फाइनल आउटपुट हमने कितने रुपीज का दिया है, जस्ट ओनली 1000 रुपीज का। प्रीवियस वीडियो में देखो, जो फाइनल आउटपुट है वो 1000 रुपीज का है। सकते हो, अब हाउ टू अवॉइड द डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए दो मेथड है, एक तो फाइनल आउटपुट मेथड, सेकंड है वैल्यू एडेड मेथड। या तो जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें केवल जो फाइनल आउटपुट कितने का प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू को ले, या फिर कितने रुपए का वैल्यू एडिशन किया गया है। जब एक गुड जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन
यूनिट्स प्रोडक्शन लेवल से होकर गुजरती है, प्रोडक्शन स्टेजेस से होकर गुजरती है, तो जितने रुपए का वैल्यू का एडिशन हो रहा है केवल उसको ही हम इंक्लूड करें। जैसे कि पहले ये देखते हैं फाइनल आउटपुट। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा फाइनल आउटपुट कितने का प्रोड्यूस हुआ था, व्हीट से ब्रेड 500 का व्हीट से हमने ब्रेड को बनाया, तो टोटल कितने में सेल किया था 1000 रुपीज में। तो दिस इज अ फाइनल आउटपुट दैट इज सोल्ड टू द कंज्यूमर। इज दैट क्लियर? तो 1000 रुपीज क्या है, इज अ फाइनल आउटपुट दैट वी टेकन इन नेशनल इनकम। वैल्यू एडिशन देखो, व्हीट से सबसे पहले फार्मर ने व्हीट जो सेल किया था 500 रुपीज का, अब 500 से 700 रुपीज में मिलर ने बेकर को सेल किया, तो कितने रुपए का वैल्यू एडिशन किया मिलर ने 200 रुपीज का, राइट। अब 700 से 1000 रुपीज में बेकर ने सेल किया किसको, कंज्यूमर का, तो उसने 700 से 1000 इसमें कितना वैल्यू एडिशन किया, ओनली 300। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 500 प्लस 200, 700 प्लस 300, टोटल 1000। तो शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इज इट क्लियर? तो या तो वैल्यू जितना हमने एडिशन किया उसको ले, या फिर जो फाइनल आउटपुट कितने रुपए का बना उसको हम इंक्लूड करें टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तो हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब देखते हैं इनकम मेथड। फर्स्ट मेथड था वैल्यू एडिट मेथड, सेकंड है इनकम मेथड के थ्रू किस तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, all the income all the income that occur to the factor of production, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड लेबर कैपिटल, इन्होंने जितना भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनके बदले में इन्हें जो भी इनकम के तौर पे इन टर्म्स ऑफ इनकम इनको जो भी वेज प्रॉफिट रेंट इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है उनको अगर हम सम ऑफ कर दें तो वी गेट द नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर? अब कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम क्या है, अब फैक्टर इनकम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 है कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, सॉरी कंपनजेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये कंपनजेशन है, ये कंपोजिशन सॉरी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपनजेशन ऑफ एम्प्लॉइज आएगा यहाँ पर, उसके बाद करेक्ट कर लेना। कंपनजेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब यहाँ पर सारे मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी पेमेंट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को देता है उसको इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपको वेजेस, कहीं मजदूरी कर रहे हो तो आपको वेजेस मिलेगी, और अगर कहीं पे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको सैलरीज मिलेगी। तो ये वेजेस एंड सैलरीज को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर बोनस और कमीशन भी आता है, उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। सेकंड देखो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, यहाँ पर आपको कैश के फॉर्म में आपको पैसा दे दिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कैश के अलावा कुछ आपको अदर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्री रेंट फ्री होम, ठीक है। आपको घर दे दिया, जैसे कि आप अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है इंडियन आर्मी में हो तो उनको फ्री क्वार्टर्स मिलते हैं, इनका फ्री कार फ्री होम, आप बड़ी पोस्ट पे हो तो आपको आपके ऑनर ने कार गिफ्ट कार दे दी आपको घूमने फिरने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज दे दी, बच्चों की फीस नहीं लग रही है, तो ये भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है जिसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। थर्ड देखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर मीन्स ऑनर ऑफ द बिजनेस, जिसके फर्म में आप काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हुए और वो आपका एम्प्लॉयर हुआ। आर्मी देखो जो होगी कंपनी में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को क्या देती हैं, एम्प्लॉयज को एक उनका प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया जाता है जिसमें उनकी सैलरी में से कुछ पार्ट डिडक्ट कर लिया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उन्हें एक बड़ा अमाउंट पे किया जाता है, उसी को बोला जाता है पीएफ, ठीक है। जब भी एक पर्सन गवर्नमेंट जॉब में होता है और जब गवर्नमेंट रिटायर होता है गवर्नमेंट जॉब से तो उसे एक बड़ा फंड दिया जाता है, इसी को बोला जाता है प्रोविडेंट फंड। कॉमन लेबर वेलफेयर फंड, इस तरीके के कुछ फंड होते हैं जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज को, किसके बदले, उनकी सर्विसेज के बदले, राइट। तो ये तीन पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम।
इसके अलावा देखो और क्या लेते हैं हम, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट यानी ये आपने अपनी बिल्डिंग या आपके पास घर था, उसको आपने किराए पे दे दिया, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, आपको रेंट मिलेगा। तो रेंट जो है दो तरीके का होता है, एक्चुअल रेंट और रेंट ऑफ इम्प्यूटेड रेंट। एक्चुअल रेंट तो वो हुआ कि हमारे पास घर खाली था तो हमने किसी को किराए पे दे दिया और वहां से हमें रेंट के फॉर्म में इनकम हो रही है। दूसरा होता है इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट मीन्स सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसमें खुद रह रहे हो, तो जिस घर में आप रह रहे हो तो उसका भी किराया एज्यूम किया जाता है कि सपोज अगर आप उसमें खुद ना रह रहे होते और आपने किसी को किराए पे दिया होता तो आपको वहां से इनकम होती, तो उस इम्प्यूटेड रेंट को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी एक तरीके की इनकम है जो कि आपकी इन्वेंशन पर या फिर आपने कोई बुक लिखी है, आपने कोई सॉन्ग गाया है और वो मार्केट में जितना ज्यादा सेल आउट होगा, ठीक है, तो आपको एक इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट होगी तो उसी इनकम को बोला जाता है रॉयल्टी। जैसे अब लता जी हैं, वो तो नहीं रही, लेकिन अगर उनके गाए सॉन्ग अभी भी मार्केट में चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी सीरीज वगैरह बन के मार्केट में सेल हो रही है, तो उनके फैमिली वालों को क्या होगा, रॉयल्टी की फॉर्म में एक इनकम मिलेगी। तो उस इनकम को भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम में। थर्ड देखो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन आपने, आपके पास पैसा है, आपने किसी को उधार दे दिया या किसी की बिजनेस में लगा दिया, तो उससे क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में इनकम रिसीव होगी, तो उस इनकम को भी हम किस में लेंगे, नेशनल इनकम। दूसरा इम्प्यूटेड इंटरेस्ट क्या होता है, एक तो आपने कैपिटल दी है किसी को, एक है कि आपने अपने बिजनेस में अपना पैसा लगाया हुआ है, दैट इज अ इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। सपोज अगर आपने बिजनेस में अपना पैसा ना लगाया होता, किसी को ब्याज पे दिया होता, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए उस इंटरेस्ट को भी हम, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको मिलता है, एक एंटरप्रेन्योर को, ठीक है, ऑनर ऑफ द बिजनेस। उसको सैलरी नहीं मिलती, उसको अपने बिजनेस से क्या मिलता है, प्रॉफिट, ठीक है। उसने अपने, उसकी एक बड़ी फैक्ट्री चल रही है, एक पर्सन है ऑनर ऑफ द बिजनेस, उसने 10 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, तो उन एम्प्लॉयज को सैलरीज देने के बाद और सारा खर्चा निकालने के बाद जो भी उसके पास एट द एंड ऑफ टाइम, मंथ, जो भी टाइम मतलब मंथ या ईयर जो पैसा बचता है, उससे क्या बोला जाता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हमने तीन कैटेगरी में रखा है। नंबर वन, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मीन्स एक डायरेक्ट टैक्स जो कि एंटरप्राइज पे करती है गवर्नमेंट को ऑन द टोटल प्रॉफिट, एंड बाय इट इज आल्सो नोन एज अ प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। जो एक एंटरप्राइज जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, उसे बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड जो है कंपनीज में शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप इन देयर बिजनेस, ठीक है। सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, तो डिविडेंड के फॉर्म में आपको मिलेगा। जितने रुपए की आपने शेयर परचेज किए, मतलब जितना शेयर परचेज किया उसके अकॉर्डिंग उसमें आपका शेयर होगा, तो उसे बोला जाता है डिविडेंड। रिटेन अर्निंग क्या होता है, इट इज द रेफर द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज केप्ट एज अ रिजर्व टू मीट द अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसी, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है कि कुछ सबको प्रॉफिट देने, प्रॉफिट का सारा शेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया जाता, कुछ पैसा जो है रिटेन अर्निंग के फॉर्म में बचाकर रिजर्व करके रखा जाता है कंपनी के अंदर, ताकि फ्यूचर में किसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड कॉन्टीजेंसीज आ जाए, ठीक है, बिजनेस में लॉस हो जाए या बिजनेस में हमें एक्सपेंशन करना है, कोई मशीनरी हमारी खराब होगी उसको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम एक प्रोविडेंट फंड बनाकर रखते हैं रिटेन अर्निंग के तौर पर, ठीक है। उसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट के थ्री पार्ट्स हुए, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। लास्ट को बेटा मिक्स्ड इनकम, थोड़ा सा कट रहा है। मिक्स्ड इनकम में क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी आप अपने आसपास देख रहे हो शॉपकीपर्स हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर जिनका अपना बिजनेस है, जो कि कहीं पे जॉब नहीं कर रहे, वो अपना ही बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उनके, उन्हें जो इनकम अर्न हो रही है अपने बिजनेस से, छोटे छोटे शॉप्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, मेडिकल स्टोर है, ठीक है, वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, फिर एक क्लिनिक, डॉक्टर को इनकम जनरेट हो रही है और उसने अपने घर पर क्लिनिक खोला हुआ है, उससे इनकम जनरेट हो रही है, तो उसकी इनकम को भी हम मिक्स इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बार्बर, ट्रेडर, स्मॉल वेंडर, इन सबकी इनकम को हम इंक्लूड करेंगे मिक्स्ड इनकम के अंदर, ओके। नेक्स्ट देखो, नेशनल इनकम को निकालने का फॉर्मूला है कि सबसे पहले हमने क्या लिया,
जब भी हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट द एनडीपी एट एफसी, जबकि वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिलता था, एनएनपी। ओके, यहाँ पे मिलेगा हमें एनडीपी एट एफसी। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, जब इन सबको हम इंक्लूड करेंगे तो वी गेट द एनडीपी एट एफसी। अब हमारे पास एनडीपी एट एफसी है, बट हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट द एनडीपी एट एफसी, जबकि वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिलता था, एनएनपी। ओके, यहाँ पे मिलेगा हमें एनडीपी एट एफसी। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, जब इन सबको हम इंक्लूड करेंगे तो वी गेट द एनडीपी एट एफसी। अब हमारे पास एनडीपी एट एफसी है, बट हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, नेशनल इनकम को निकालते हैं हम एनएनपी एट एफसी पर। तो हम एनडीपी एट एफसी पर पहुंच गए और हमें एन एनपी पे जाना है, यहाँ पे एन चाहिए और हम डी पर हैं, तो क्या इंक्लूड करेंगे, एनएफ आई, जब एनएफ इंक्लूड करेंगे तो वी गेट द एनएनपी एट एफसी। ठीक है, ये फॉर्मूला है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक पार्ट और आएगा इस वीडियो का जिसमें हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया और समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज कमेंट। ओके, सो बाय, टेक केयर।